Hi guys, I would like to welcome you all to the first class of performance management, and in this video we are going to start with the first chapter, that is managing information. तो हम जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ऑल दो प्रीवियस वीडियो से तुम्हारे को क्लियर हो गया, बट स्टिल हम जो अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैं सबसे पहले तुम्हारे को जो भी चैप्टर कराऊंगा उस चैप्टर का तुम्हारे को मैं एक क्रक्स बताने वाला हूँ कि वो चैप्टर है क्या। उसके बाद मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो जो एग्ज़ाम में आएंगे और कितने ज़्यादा मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कि एग्ज़ाम किट में तुम्हें किस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो ये बीपीपी की ई बुक है, बीपीपी की ई बुक में इन्होंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं डाले हुए हैं। सो कई 2-3 चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चन हैं, कईयों में एक चैप्टर का अलग क्वेश्चन है, तो देयर इज़ अ मिक्स एंड मैच। तो जब मैं तुम्हारे को कोई भी चैप्टर कराऊंगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसके एग्जाम किट क्वेश्चंस कौन से चैप्टर के साथ हैं, या अगर इंडिविजुअल होंगे तो हम करेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये चैप्टर करने के बाद अभी तुम्हारे को इसके एग्ज़ाम किट क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि इस चैप्टर के एग्ज़ाम किट क्वेश्चंस जब तुम चैप्टर नंबर 2 कर लोगे उसके साथ कंबाइंड आएंगे। तो जब तुम चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कर लोगे उसके बाद तुम्हारे को इन दोनों के कंबाइंड एग्जाम किट क्वेश्चन करने, एंड आई ऑल्सो प्रोवाइड यू माई एग्जाम किट वीडियो। तुम्हें मेरी एग्जाम किट वीडियो भी मिलेगी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की, जिसमें तुम्हें हर तरीके से समझाऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको अच्छे से समझना है, ठीक है। अच्छे से मेरे साथ चलना, इजी सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका जो पास परसेंटेज है दैट इज़ वेरी वेरी लो एज़ कम्पेयर टू स्किल लेवल के अदर सब्जेक्ट्स। तो इसका नॉर्मली सबसे लोएस्ट होता है, कभी ऑडिट लो चला जाता है, कभी ये लो चला जाता है। नॉर्मली अगर मैं प्रोपोर्शनेट बात करूं तो इसका सबसे लोएस्ट पासिंग परसेंटेज होता है। उसका रीज़न क्या है वो मैंने वैसे भी अपनी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वहाँ पे बताया था। उसका रीज़न ये है कि जो पीएम सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तुम्हारे किसी भी एफआर या फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कोई भी जो चीज़ तुमने 11th-12th में पढ़ी है या थोड़ी बहुत बीकॉम के फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, किसी चीज़ से रिलेट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ चीज़ें कैसे पढ़नी है, कैसे समझनी है, कैसे लर्न करनी है, यहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो मैं तुम सबको एक क्रक्स बता देता हूँ फर्स्ट चैप्टर से ही कि जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तुम्हें यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तुम्हारे को यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब जो भी चीज़, कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस चीज़ की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तुम्हें इनकी रट्टाफिकेशन नहीं करनी। जो भी टॉपिक्स हैं उनकी तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उनकी रट्टाफिकेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ XYZ ये टर्म क्या होती है, तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन नहीं बतानी है किसी को, क्योंकि तुम्हारा थ्योरी का पेपर नहीं है कि तुम्हें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तुम्हें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सो दैट क्वेश्चन से तुम वो कॉन्सेप्ट को लिंक कर सको। तो दैट इज़ द फर्स्ट केस। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, और प्रैक्टिकल्स के लिए तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे जो लर्न करने पड़ेंगे। हालांकि ये फॉर्मूलेज भी कॉन्सेप्चुअल हैं, एक से दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे फॉर्मूलेज बनते हैं। तो फॉर्मूलेज जब मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं फॉर्मूले के साथ साथ ये भी तुम्हें बताऊंगा कि फॉर्मूलेज कैसे तुम्हें समझने और फॉर्मूले लर्न तुम्हें करने पड़ेंगे। समझा मैं दूंगा कि ये फॉर्मूला क्यों बने और कैसे बने, लेकिन तुम्हें वो फॉर्मूला लर्न भी करना पड़ेगा। यहाँ के जो फॉर्मूलाज हैं ये FA या FR की तरह नहीं है। FA FR में हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं थे, वहाँ पे बेसिकली हमारी वर्किंग होती थी डेबिट क्रेडिट और IFRS पे। जो चीज़ उन्होंने बोल दी हमें उसको फॉलो करना है, और मेन जो हमारा क्रक्स था दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन PM में ऐसा डेबिट क्रेडिट है ही नहीं। इट्स अ लॉजिकल सब्जेक्ट कि हम चीज़ की कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो काफ़ी सारे फॉर्मूले ऐसे होंगे जो तुम्हें पढ़ के ही समझ आ जाएंगे कि अच्छा ये जो निकाला है ये ऐसे निकाला है, इससे ये इन्फॉर्मेशन निकलेगी। तो काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स होंगे जो तुम्हें फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। और तीसरी चीज़, तुम्हारे को अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। आई विल प्रोवाइड माई
हैंड रिटन नोट्स, तुमने सिर्फ क्या करना है कि जितने भी नोट्स हैं उनका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है और उन नोट से तुम्हें कोई भी चैप्टर हो उसको रिवाइज करना है। तो पहले तुम एक चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ने के बाद अगर उसके साथ ही एग्जाम किट क्वेश्चन है तो एग्जाम किट करोगे, अदरवाइज दूसरा चैप्टर पढ़ोगे। जब तुम एग्जाम किट क्वेश्चन करने बैठोगे तो एक बार मेरे नोट्स थॉरोली वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, ताकि तुम्हारा चैप्टर कॉन्सेप्चुअली जल्दी से रिवाइज हो जाए, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी। जो भी फॉर्मुलेस तुम्हारे हैं वो फटाफट से तुम्हारे दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे और तुम्हारे को चैप्टर का एक बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। ये जो चैप्टर है इट्स अ कंप्लीट थ्योरी चैप्टर और ये बिल्कुल सिंपल थ्योरी चैप्टर है जिसके अंदर हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली हमारे कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर्स ये ज़रूरी क्यों है, कौन से टाइप के हमारे सिस्टम्स होते हैं, क्या सिस्टम्स होते हैं, क्या इंफॉर्मेशन इससे निकलती है। तो ये चैप्टर है, इट्स अ वेरी इजी सिंपल थ्योरी चैप्टर। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। अगर मैं बात करूं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी की, तो इस चैप्टर में से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो सेक्शन ए का एक आधा क्वेश्चन, बी में बहुत ही रेयर है, बहुत क्रॉस का डजन मीन के कभी नहीं आएगा, बहुत रेयर है। सी में भी इट्स क्वाइट नियर टू इम्पॉसिबल कि इस चैप्टर का कोई एक बड़ा क्वेश्चन आए। तो नॉर्मली यू कैन एक्सपेक्ट कि इस चैप्टर से सेक्शन ए का ही कोई क्वेश्चन आएगा। व्हाट डज दिस मीन कि हमें इस चैप्टर को बाय हार्ट लर्न नहीं करना। इस चैप्टर में कोई फॉर्मूलाज नहीं है जो हमें लर्न करने हैं, हमें सिर्फ इस चैप्टर में अपनी हर चीज़ की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, हर चीज़ की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। मैं ये चैप्टर पढ़ाते हुए तुम्हारे को वर्ड टू वर्ड नहीं कराऊंगा क्योंकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैंने क्या बोला है, तुम्हें कुछ भी बाय हार्ट लर्न नहीं करना, तुम्हें सिर्फ समझना है। मैं टॉपिक तुम्हारे को समझाऊंगा, जो चीज़ पढ़ने वाली है वो पढ़ाऊंगा, बाकी की जो बैलेंस चीज़ें होंगी वो तुम्हें एक बार आई वुड से रीड करनी पड़ेंगी, एक बार रीड करनी पड़ेंगी। क्यों, चाहे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो रीड करने से क्या होगा, इस रीडिंग से तुम्हारी स्किल्स इन्हांस होंगे, तुम्हारी इंग्लिश इन्हांस होगी एंड यू विल बी गुड इन राइटिंग। अगर तुम सेक्शन सी के क्वेश्चन जब लिखने जाओगे एंड यू कीप ऑन रीडिंग दी चैप्टर्स, हर चैप्टर तुमने मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार वर्ड टू वर्ड सारा पढ़ लिया, तो तुम्हारे रीडिंग स्किल्स और तुम्हारे राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे को अब इंग्लिश समझ भी आ रही है एंड इंग्लिश बार बार पढ़ रहे हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हो, सो यूल गेट टू नो लॉट ऑफ वर्ड्स, लॉट ऑफ लाइन्स जो तुम क्वेश्चंस में डाल सकते हो। तो जो भी मैं चैप्टर कराऊंगा वो चैप्टर एक बार तो तुम्हारे को वर्ड टू वर्ड रीड करना पड़ेगा। जो मैं कह दूंगा बिल्कुल कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ देना, ठीक है, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं वो समझा चुका हूँ। लेकिन आई वुड प्रेफर जो मैंने बोला है कि नहीं कि ऐसे इसको छोड़ दो, अगर मैंने नहीं बोला तो एक बार रीडिंग ज़रूर कर लेना। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर गाइस। ये जो ओवरव्यू होता है, समरी, ये मैं नहीं बताता, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सीधा अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है दैट इज़ रोल एंड बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स और हमारे प्रोसेसर्स, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर्स, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे मैं तुम्हारे को आज का एग्जांपल दूं दैट इज़ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट करता है, तो यू माइट बी एबल टू राइट 100 पॉइंट्स, है ना। वही सेम चीज़ यहाँ पे, क्या इस चीज़ को पढ़ना है? नहीं, इस चीज़ को हमें बिल्कुल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये PER के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा कुछ खास नहीं है, धीरे धीरे साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया ये चैप्टर सिर्फ तुम्हारा सेक्शन ए में आने के चांसेस है, वो भी काफ़ी रेयर। तो इस चैप्टर में से अगर तुम एक्सपेक्ट करो 2-4 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स आने के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाला है, कोई भी स्टूडेंट इस चैप्टर का बहुत ईजिली आंसर देता है। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को हम फास्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखो गाइस, ये टॉपिक समझने के लिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या लिंक है, अब इसके लिए दे माइट बी सम स्टूडेंट जिन्होंने नॉलेज लेवल की एग्जम्पशन ली थी, नॉलेज लेवल की उन्होंने
एग्जाम्शन ली थी एंड मैंने नॉलेज लेवल सारे स्टूडेंट्स को कहा था कि तुम्हें एक बार एमए की मैराथन वीडियोस देखनी है। मैंने अपने सारे एमए स्टूडेंट्स को बोला था कि तुम्हें एमए की एक बार मैराथन वीडियोस देखनी पड़ेगी बिकॉज दैट इज़ द बेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेजरली स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा, बट मैं फटाफट से एक बार बता देता हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है। कंपनी इज ओन बाय शेयर होल्डर एंड वो शेयर होल्डर कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कंपनी चलाने के लिए। तो इन डायरेक्टर्स ने कंपनी के मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कि प्रोडक्शन का तुम्हें देखना है, सेल्स का तुम्हें देखना है, प्रॉफिट का, अलग अलग मैनेजर्स, हेड डिपार्टमेंट हेड्स उन्होंने अपॉइंट करे हुए। अब पॉइंट ये है कि लेट से यहाँ पे हमारा एक मैनेजर है जो है प्रोडक्शन मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर को ये देखना है कि हमने इस साल कितनी हमारी प्लान्ड प्रोडक्शन थी और प्लान प्रोडक्शन के बाद हमने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी करी, क्या डिफरेंस आया, क्यों वो डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में, अगली बार हमें कितनी और करनी चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। दैट एवरीथिंग इज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स कि जितने भी हमारे नॉट ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, दे यूज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मे बी थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत सारी जगहों से दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ताकि वो आगे के फ्यूचर के डिसीजंस ले सकें, और जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनको ठीक कर सकें, फ्यूचर की बजटिंग कर सकें। दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लैपटॉप्स की ज़रूरत क्यों है? सो दैट इज लिंक बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, हाउ दोज कंप्यूटर्स आर लिंक टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस, ये सारा काम हमारा आज की डेट में कंप्यूटर्स पे ही होता है। मैनुअली कोई भी अकाउंट्स नहीं बनाता। ये सारी चीज़ें तुमने मूवीज़ में देखा होगा, पीपीटीज बनती हैं जहाँ पे जितनी भी एक बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में यहाँ पे देयर इज़ अ पर्सन, एक ये पर्सन होता है जो खड़ा होता है बोर्ड के सामने, ये सब कुछ प्रेजेंट करता है बोर्ड में कि पिछले साल ये हुआ था, अब इस साल ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा हो गया, जिससे फ्यूचर में ये होगा। दैट इज़ ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मस्ट। बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम के आज की डेट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए फटाफट से हम पढ़ते हैं व्हाट आर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर and communications capability where information is collected, processed and stored। लर्न नहीं करनी बाय हार्ट, सिर्फ समझनी है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कि जो भी हम इंफॉर्मेशन इस सिस्टम में डालें वो इस डेटा को प्रोसेस करके हमें आगे उसकी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दे कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तुम सबने F7 में एक्सेल को यूज़ किया होगा, कभी ना कभी लाइफ में करा होगा। एक्सेल में तुमने जैसे यहाँ पे लिखा कि मेरा यहाँ पे है प्रोडक्ट ABC, यहाँ तुमने लिखा सेल्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कि ए की फर्स्ट ईयर में इतनी सेल है, सेकंड ईयर में इतनी, थर्ड में इतनी, बी की इतनी, सी की इतनी। ये तुमने एक चार्ट बना दिया स्प्रेडशीट में। तुमने जब इस स्प्रेडशीट में इसको सिलेक्ट किया, अब इसको तुम्हें विजुअली और बेटर प्रेजेंट करना है या इससे तुम्हें और क्रक्स निकालना है, तो वहाँ पे यू कैन यूज़ चार्ट्स। तो एक्सेल में हमारे होते हैं चार्ट्स। तो चार्ट जब तुम यूज़ करोगे वो ऑटोमेटिकली इस इंफॉर्मेशन को एक चार्ट में कन्वर्ट कर देगा, विजुअली प्रेजेंट कर देगा। दैट इज़ हमारी इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करना। दूसरा, अगर हमारे पास कोई डेटा है, जैसे मेरे पास बहुत सारा डेटा मेरे पास है जो रॉ फॉर्म में। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मेरे पास 200 या 2000 ACCA स्टूडेंट्स का डेटा है। 2000 जो ACCA स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका डेटा है। मुझे पता है कि ये स्टूडेंट का नाम है, ये सब्जेक्ट उसने दिया था, इतने उतने मार्क्स आए थे। 2000 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो मैंने जब ये अपने सिस्टम में डाला तो उसने इसमें मुझे प्रोसेस करके बता दिया कि इसमें नॉलेज लेवल के जो 13 पेपर्स हैं
ओ सॉरी नॉलेज लेवल कह रहा हूँ, जो ACCA के 13 पेपर्स हैं, तो कौन कौन से पेपर्स किस किस स्टूडेंट ने दिए थे और कितने कितने मार्क्स उसके आए थे, ये कन्वर्जन जो होता है दैट इज ऑल्सो डन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज वेयर इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड, जहां हमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है हमारा लिंक बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. इससे ज़्यादा तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने तुमको समझाई है सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. The title of this exam is Performance Management. Management Accounting and Information System plays a vital role in performance management because they provide information that managers uses as basis for planning, controlling, decision making and measuring performance. कि प्लानिंग करना फ्यूचर की, जो हुआ है उन पे खर्चों पे कंट्रोल करना, फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेना एंड परफॉर्मेंस मेजर करना कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, कितने परसेंटेज हमारी ग्रोथ हुई है. दैट इज़ ऑल डन थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. वाई आर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड, इसको मैं कहूँगा एक बार प्लेन रीड कर लो. एग्जाम में कुछ भी इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड आफ्टर द क्लास हो जाए, जब रीडिंग करो तब एक बार पढ़ लेना. कुछ भी खास इसमें नहीं है, यहीं से जो मैंने तुम्हें बताया वहीं से इंफॉर्मेशन निकली हुई है सारी की सारी. ठीक है, कुछ भी इसमें खास नहीं है, सिंपल तुम्हें यहाँ तक एक प्लेन रीडिंग करनी है, सिर्फ एक प्लेन रीडिंग. कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया एग्जैक्टली सारा वही है, कुछ भी खास इसमें नहीं है. क्या ये एक्टिविटी हमें करनी है? नहीं, ये एक्टिविटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इस एक्टिविटी में हमें एक्सप्लेनेशन देनी है एंड एक्सप्लेनेशन जो हमारी है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट चैप्टर. यहाँ तो हमें सेक्शन ए के क्वेश्चन आते हैं, तो एक्सप्लेनेशन हमें देनी नहीं है. ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं कि कैसे कैसे हमारी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजैक्शंस, प्लानिंग में क्या क्या होता है, कंट्रोलिंग में क्या क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सजेस्ट हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन अ होटल में बी यूज़, कि कंप्यूटर्स जो हैं होटल में वो कैसे कैसे यूज़ होंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे कैसे यूज़ होंगे. तो इसको भी तुम चाहो जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज एक बार रीड कर लेना. जैसे प्लानिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, टेकिंग ऑनलाइन बुकिंग कंप्यूटर के थ्रू, कार्ड पेमेंट, गेस्ट डिटेल्स सेव होती हैं, प्रिंट कस्टमर रिसीट्स, ऑक्यूपेंसी रेट्स क्या हैं, नंबर ऑफ रिपीटिंग बुकिंग कितनी है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, स्टाफ डिटेल इन ह्यूमन सिस्टम. तो जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, कुछ खास एग्जाम के लिए तुम्हारे इसमें बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है. जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था बस वही तुम्हें जानना है, उससे ज़्यादा कुछ अभी तक जानने की ज़रूरत नहीं है. जो होगा वो तुम्हारे को मैं बताऊँगा. नेक्स्ट आता है तुम्हारा बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हमारा टॉपिक है. अब तो गाइस क्या ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? नहीं, ये टॉपिक भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. तो एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से. सो बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स एंड अ की टूल इन द क्वेस्ट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो बेसिकली जो हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं आज की डेट में, इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि वो हमें ये बताता है कि कंपटीशन के केस में हाउ कैन बी एट अ एडवांस लेवल. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में एक प्रोडक्ट जो है लेट्स से कोल्ड ड्रिंक में कोका कोला, पेप्सी, ठीक है, कोका कोला, पेप्सी, ये दोनों कोक बेच रहे हैं. ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल कि अभी दोनों जो है वो कोक एंड पेप्सी सेल कर रहे हैं, विच इज़ मोर और लेस सेम, थोड़ा बहुत मीठा का फ़र्क है बस. ये कोई नई रिसर्च नहीं कर रहे. लेकिन अगर एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करके देखें कि कस्टमर्स को आजकल क्या चाहिए, आजकल कस्टमर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं एंड वो इन ड्रिंक से ज़्यादा दे प्रेफर ड्रिंकिंग लाइक तुम्हारे नारियल पानी एंड ऑल. तो अगर वो इस चीज़ को भी लॉन्च कर दे अपनी कंपनी के अंदर तो दैट वुड हैव अ बेटर चांस. लेकिन ये चीज़ के बारे में उनको पता कैसे चलेगा? इट इज़ मार्केट रिसर्च, कस्टमर प्रेफरेंसेस, ये सर्च करके. सो दैट इज़ हमारा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ नाउ रिकॉग्नाइज एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स एंड अ की टूल इन द क्वेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कोई लिंकिंग है इसका? नहीं, कुछ खास नहीं, उन्होंने वैसे ही जनरली बताया हुआ बस. Example, information on customer preferences can help inform business on what to produce, how to sell it and so on. That is हमारा first इसका benefit. दूसरा benefit क्या है? Easy access to information
the quality of that information and speedy method of exchanging the information have become essential element of business success। ये हम सबको पता है, आज की डेट में कोई भी काम हो कंप्यूटर के थ्रू ही होता है कि ईजिली तुम एक्सेस कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी भी अच्छी होती है, तुम बहुत ईजिली वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप। आजकल तो व्हाट्सएप आ गया, ठीक है, ईमेल्स है, ईमेल से तुम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। दैट इज तुम्हारा बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकंड बेनिफिट कि इंफॉर्मेशन कभी भी एक्सेस कर सकते हो, स्पीडली ट्रांसफर कर सकते हो एंड द क्वालिटी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक गुड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग and which use new technologies to assess, process and exchange information are likely to be placed to survive in increasingly competitive world market। तुम देखो बिल्कुल ही सिंपल था, ये कुछ भी इसमें खास नहीं है। वो सिर्फ ये बात बता रहे हैं कि कोई भी ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से यूज़ करती है इन डिसीजन मेकिंग, तो उससे हमारी कंपनी को बहुत बेनिफिट होता है। क्यों? जैसे आजकल नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे हमने भी अपने जो वी गाइड है यहाँ पे I have put my own GPT, that is ACCA with Anshul GPT। मैं तुम्हें अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ACCA with Anshul GPT। ये GPT का एक्सेस तुम सबके पास है। जो तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे को ACCA with Anshul का लिंक मिल जाएगा। तो ये चैट GPT मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया है कि जो भी स्टूडेंट जब भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनका कोई भी डाउट आता है, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल डाउट है, चाहे उनका कोई बड़ा क्वेश्चन है, कोई भी डाउट उनको आता है, दे कैन सिंपली आस्क देयर क्वेरी विद चैट GPT 24/7। उनको मेरे व्हाट्सएप पे रिप्लाई का वेट नहीं करना पड़ेगा। कोई भी तुम्हारी क्वेरी है, नॉट ओनली रिलेट टू दिस सब्जेक्ट, किसी और सब्जेक्ट, किसी और टॉपिक, जनरल क्वेरी, वॉट एवर क्वेरी यू हैव, यू कैन सिंपली आस्क दिस चैट GPT अबाउट योर क्वेरी और ये तुम्हारे को डिटेल में बता देगा उस क्वेरी का सारा रिस्पॉन्स। सो दिस इज़ लाइक मेकिंग द गुड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, जिससे कॉम्पिटिशन में वी कैन कीप आर सेल्फ एज ऑन अ एडवांस लेवल, कि स्टूडेंट्स विल प्रेफर कि उनके पास एक 24/7 का एक डाउट सॉल्विंग होना चाहिए। ऑल्दो दिस इज़ अ बीटा वर्जन, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, बट आई विल टेल यू कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैं दोबारा बताऊंगा तुम्हारे को जब हमारी डिस्कशन क्लास होगी, कि हाउ टू यूज़ इट इन द बेस्ट वे कि तुम्हारे आंसर्स अप्रॉक्सीमेट सही है। ठीक है, सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार रीड कर लेना, कुछ भी इसमें से इंपॉर्टेंट एज एग्जाम्स के लिए नहीं है, सेक्शन ए के लिए। ये बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। रियल लाइफ एग्जाम्पल यू कैन सिंपली स्किप इट, टाइम है तो एक बार पढ़ लेना अगर तुम्हें वैसे इंटरेस्ट है कोई नई चीज़ पढ़ने में, बट एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिंपली स्किप इट। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे एक कंपनी को हेल्प करता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनीज में लगा होता है उसकी कॉस्टिंग क्या क्या होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम लगे होते हैं वो कॉस्टली इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका हमें उतना बेनिफिट नहीं होता, कि बेनिफिट इतना नहीं है लेकिन वो सिस्टम्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दूँ इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तुम सारे ACCA कर रहे हो, यू आर ACCA स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम अगर ACCA कर रहे हो तो तुम्हारे को ACCA करने के लिए लैपटॉप सभी को चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस सब कुछ तुम्हें लैपटॉप पे करना है। अब कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 2 लाख इंडियन करेंसी में 2 लाख रुपीज़ का एक एडवांस्ड वीडियो एडिटिंग लैपटॉप प्लस जिसके अंदर तुम्हारा गेमिंग भी है, बहुत तगड़ा ग्राफिक कार्ड है, वो लैपटॉप ले ले। या फिर तुम्हारा कोई प्रोफेशनल सीरीज़ का लैपटॉप जो आता है वो कोई स्टूडेंट परचेज कर ले। तो दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली कॉस्टली, इट्स एक्सट्रीमली कॉस्टली। बट ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये जो कंप्यूटर है, ये जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इसका बेनिफिट उतना नहीं है। हमें तो सिंपल टाइपिंग ही तो करनी थी, उसके लिए तो सस्ता भी ले लेते। ये चीज़ तो हमें इतनी अभी करनी नहीं है, गेमिंग भी नहीं करनी है, हमें प्रोफेशनल भी नहीं जाना। अभी कंपनी में जाएंगे तो कंपनी वाले अपना लैपटॉप देंगे, हमें अपना थोड़ी लेके जाना है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। सो दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ एक्सेस मनी वेस्टेड। सो दिस इज़ लाइक हमारा कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, के कॉस्ट भी होता है, बेनिफिट भी होता है। वी ऑलवेज हैव टू प्रेफर कि हमारा बेनिफिट जो है वो कॉस्ट के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, कि बेनिफिट शुड बी मोर देन दी कॉस्ट, तभी हमारी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम अच्छा बोलेंगे।
सो सेटअप कॉस्ट ऑफ अ न्यू सिस्टम इंक्लूड, अब नए सिस्टम को जब हम परचेज करते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा, हार्डवेयर की कॉस्ट, पीसी, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड जो भी तुम लोगे, एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसके लिए तुम्हारे को कंपनी के टेक्नीशियंस को बुलाना पड़ेगा जो आके इंस्टॉल करेंगे, एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज होगी, दोज ऑल आर implementation cost associated with development and installation of the system, and day to day cost such as salaries and accommodations. तो salaries जैसे जो भी पर्सन हमारे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं उनको हम सैलरीज वगैरह दे रहे हैं, सो ये सारी कॉस्ट हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉस्ट के अंदर आएगी. Many organization invest large amount of money in information system but does not always wisely, जो मैंने तुम्हें बताया था. The unmanaged proliferation of IT is likely to lead expensive mistake, कि ज़्यादा दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत तगड़े सिस्टम्स हैं, इतने सारी गेमिंग लैपटॉप्स हैं, एडिटिंग है, वो दिखाने के लिए हमारा बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है एंड इट्स अ मिस्टेक फॉर अस. Two key benefits from information system are ability to share information and the avoidance of duplication are likely to be lost. इस चीज़ का मतलब क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल वैसे तो ये वाली जो लाइन है वो डायरेक्टली इससे लिंक नहीं करती, बट बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कई बार हम अपने आईटी सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिवली परचेज कर लेते हैं, जैसे मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दिया था, ठीक है ना. अब पॉइंट ये आता है कि हमारे टू की बेनिफिट्स क्या होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, दैट इज़ एबिलिटी टू शेयर इन्फॉर्मेशन, कि अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो यू कैन ईजिली शेयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन दीज डिपार्टमेंट्स. मेन तो हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये काम होना चाहिए कि ईजिली हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे सिस्टम में चली जाए. और दूसरा होता है अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन. अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, लेट्स से ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स, ये मार्केटिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. हर डिपार्टमेंट में इनका अपना एक अकाउंटेंट है, ध्यान से एग्जाम्पल सुनना, इनका अपना एक अकाउंटेंट है, ठीक है. अब हुआ क्या कि हमने लेट्स से हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है. अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या है कि हमने या जैसे काम करते हैं, चलो यही चीज़ करते हैं. अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारा क्या है कि हर पर्सन को जब भी कोई वो ट्रांजैक्शन होगी वो उसको इस सॉफ्टवेयर में एंटर करेगा, ध्यान से सुनना. लेट्स से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कुछ सामान मैं सारा हटा देता हूँ. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से दिस इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दिस इज़ सेल्स डिपार्टमेंट, और इनके दोनों के ऑफिसेज अलग अलग हैं, वेयर हाउसेज अलग अलग हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ने कुछ सामान सेल्स डिपार्टमेंट वाले में भेजा, उनके वेयर हाउस में भेजा. तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर दोनों का अलग अलग होगा तो क्या होगा, वो सेम ट्रांजैक्शन जब ये उसको भेजेगा ये भी रिकॉर्ड करेगा, और जब सेल्स डिपार्टमेंट उसको रिसीव करेगा वो भी इसको रिकॉर्ड करेगा. सो अल्टीमेटली एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम देखें तो एक ट्रांजैक्शन दो बार रिकॉर्ड हो रही है. लेकिन हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए कि एक ही सिस्टम होना चाहिए. इसने वो एंट्री कर दी, इसने एक बार कर दी जर्नल एंट्री, जैसे ही इसको वो सारे जो स्टॉक था वो मिल गया, इसके वेयर हाउस में रिसीव हो गया, उसने इस एंट्री को अप्रूव कर दिया और कंफर्म कर दिया कि हाँ मुझे रिसीव हो चुका है. तो हमारी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पे नहीं हुआ, वो चीज़ है. तो कई बार हम अपना सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा एडवांस बना लेते हैं कि मेन जो उसके बेनिफिट है वो हमारे रह जाते हैं, हम इन पे ध्यान नहीं देते कि मेन दो बेनिफिट्स रह गए एंड बाकी हमने इतनी एडिशनल चीज़ें रख दी जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे को इसका एक एग्जांपल एक और दूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल. जैसे तुम्हारे जो लैपटॉप्स आते हैं, ध्यान से सुनना, जो लैपटॉप्स आते हैं उसमें इतना तुम्हारा होता है नॉर्मल कीपैड जहाँ पे तुम्हारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और यहाँ पे तुम्हारा नंबर पैड होता है जहाँ पे तुम्हारा नंबर लॉक 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 ऐसा ही नंबर पैड होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनेशन में जब तुम फिगर्स लिखोगे, यहाँ से फिगर्स लिखने की बजाय आई वुड रिकमेंड कि तुम इधर से फिगर्स लिखना. यहाँ से टाइपिंग भी बहुत जल्दी होती है एंड गलती के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं. और कैलकुलेटर्स पे भी इसी तरह से नंबर होते हैं, तो कैलकुलेशन, कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होती है स्टूडेंट्स को. तो अब तुमने गेमिंग के चक्कर में वो वाला लैपटॉप ले लिया. देयर आर मेनी लैपटॉप्स इन द मार्केट जिसमें ये वाला पार्ट होता ही नहीं है, वो सिंपल एक कीबोर्ड होता है, उसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड होता ही नहीं.
अब उससे क्या होगा, तुमने लैपटॉप तो बहुत एडवांस ले लिया, लेकिन जो बेसिक पर्पस है ACCA के लिए तुम्हारा, जो ACCA में तुम्हारी नंबर्स लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वही तुमने हटा दिया। तो यहाँ तुम्हारे को नंबर्स लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, टाइम लग सकता है, ये टाइम सेविंग था। तुमने इतना एक्सपेंसिव ले लिया कि मेन तुम्हारा पर्पस रह गया, दैट इज़ लाइक कॉस्ट ऑफ हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। All IT expenditure should therefore be required approval to ensure that it enhances rather than डिट्रैक्ट्स फ्रॉम ओवरऑल इन्फॉर्मेशन स्ट्रैटेजी, कि जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो हमें अप्रूव करने चाहिए, कोई सीनियर को अप्रूव करने चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं है जो मर्जी खर्चा कर दो। जैसे हमारा जब तुम लैपटॉप लेने जाओगे, यू कैन आस्क मी अंशुल सर कि सर आप मुझे बताओ मैं लैपटॉप बाय करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कौन सा लैपटॉप मुझे लेना चाहिए। माई सोल पर्पज इज़ फॉर स्टडीज़ ACCA एंड आगे फ्यूचर में, नॉट एनी एडवांस थिंग, नॉट गेमिंग। तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम कौन सा लैपटॉप ले सकते हो, क्या तुम्हारी हेल्प करेगा। ठीक है। इफेक्टिव बजटिंग मे बी रिक्वायर्ड टू कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल, पर्टिकुलरली द परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में बी अप्रोप्रिएट। इसको तुम अभी के लिए छोड़ दो, बस ये है कि हमारा इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम पे खर्चा करना है कि बहुत एक्सेसिव खर्चा नहीं करना, बेनिफिट ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन इंफॉर्मेशन बी शेयर्ड। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पीसीज हैं, हो सकता है ये पीसी एक ही फ्लोर पे हो सकता है डिफरेंट फ्लोर्स पे ये पीसी हो, डिफरेंट फ्लोर्स कंपनी की 8 फ्लोर्स हैं उस पे हो, या हो सकता है कंपनी की 10 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब में ये कनेक्टेड होने चाहिए। तो इसका हम कैसे इसको कनेक्टेड रखें, दैट इज़ हाउ द इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड। अब इसका मैं तुम्हारे को प्रैक्टिकल एक चीज़ बताता हूँ। जैसे व्हेन आई वर्कड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आई विल नॉट से द नेम, आई वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमें एक लैपटॉप देते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन हमें अपना एक लैपटॉप देगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेफ्टी कि हम अब उनका डेटा कहीं से लीक ना कर सकें। वेन एवर एन इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड इन दिस लैपटॉप, उस इन्फॉर्मेशन को अपने पर्सनल पेन ड्राइव वगैरह में नहीं डाल सकते, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो लैपटॉप है मेरा, जब कंपनी मेरे को ये लैपटॉप देगी, तो लैपटॉप के साथ कंपनी इंटरनेट भी देती है। काफ़ी सारी कंपनीज इंटरनेट के साथ एक डोंगल देती है। व्हाट इज़ अ डोंगल? डोंगल इज़ अ इनडायरेक्ट, यू कैन कॉल इट अ पेन ड्राइव। फ़र्क क्या होता है? पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन डोंगल इज़ समथिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमें कनेक्ट करता है। तो व्हेन आई वॉज वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो जब भी मैं ये डोंगल कनेक्ट करता था तो मेरी एक ड्राइव आ जाती थी, प्लस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी टीम, मेरे जितने भी मेंबर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, उन सब के नाम मेरे आगे आ जाते थे। जो ऑनलाइन है उनके नाम आ जाते थे। सो आई कैन कनेक्ट विद एनीवन, बट वो तभी कर सकता था जब ये डोंगल मेरे पास है। सारा जो डेटा है इस कंपनी का, वो हमारा क्लाउड पे स्टोर होता था। क्लाउड पे कैसे? जैसे आजकल तुम सबको पता होगा गूगल ड्राइव है, ठीक है। यूट्यूब इज़ ऑल्सो लाइक अ क्लाउड, बट इट्स पब्लिक, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी तुम चाहो तो कुछ वीडियोस डाल सकते हो जिसको तुम प्राइवेट कर सकते हो, एंड जिस पर्सन को वीडियो भेजनी है तुम उसको एक्सेस दे दो, एंड वही वीडियो देख पाएगा और कोई देख नहीं पाएगा। ऐसी भी चीज़ें। सो क्लाउड इज़ लाइक तुम्हारे पास एक फोल्डर का एक्सेस है, एक जगह का एक्सेस है जहाँ पे तुम अपनी फाइल्स सेव कर सकते हो, बट दैट इज़ ऑन क्लाउड, नॉट ऑन योर पीसी। जैसे गूगल ड्राइव होता है हमारा, ठीक है ना। और ये जो क्लाउड है, इसका जो एक्सेस होता है, इट इज़ गिवन टू ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन। सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी ब्रांचेस में इस क्लाउड का एक्सेस होता है। दैट मीन्स अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ क्लाउड में डाल दी, एनी कंपनी ऑल अराउंड दी वर्ल्ड जो मेरी नेटवर्क में है, दैट मीन्स मेरी कंपनी की जो ब्रांच है, दैट कैन हैव द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट क्लाउड। सो इस तरह से हमारी कंपनी में काम चलता था। तो क्लाउड एक्सेस था हमारे पास, तो क्लाउड पे मेरा एक फोल्डर सेव हो रखा था, तो जो भी मैं काम करता था आई यूज़ टू अपलोड इन द क्लाउड। तो मेरे को लैपटॉप में रखने की ज़रूरत नहीं है। कल को लैपटॉप क्रैश भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो कंपनी वाले दूसरा लैपटॉप देते थे। आई कनेक्ट दैट डोंगल कनेक्ट करने के बाद आई गेट एक्सेस टू एवरीथिंग प्लस दिस क्लाउड एंड आई कैन डाउनलोड माई इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन सारी क्लाउड पे होती थी। एंड अगर मान लो कोई मेरा मैनेजर है, वो चेक करना चाहता है, तो मैं बार बार अपनी फाइल्स इस लैपटॉप से मैनेजर को मेल नहीं कर सकता। हर बार मैं अपनी फाइल मैनेजर को मेल नहीं करूँगा। मैंने उसको मेल करी, उसने बोला इसमें चेंजेस करो, मैंने चेंजेस करके दोबारा मेल करी, सोचो कितनी ज़्यादा फाइल्स हो जाएंगी, है ना। रादर देन इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने क्लाउड पे, जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ, मैंने क्लाउड पे अपनी एक फ़ाइल बनाई। जैसे तुम्हारा स्टूडेंट प्रोग्रेशन शीट है, सिंपल स्टूडेंट प्रोग्रेशन शीट, इट्स ऑन द क्लाउड, गूगल क्लाउड।
तो मैंने वो शीट बनाई, अब मैं हर हफ्ते नई एक्सेल बना के तुम्हें भेजूंगा, तुम सारे एक्सेल डाउनलोड करोगे, अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे, कुछ स्टूडेंट्स जब डाउनलोड करेंगे किसी और स्टूडेंट का जो लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, ऐसी प्रॉब्लम आती है। क्लाउड के केस में क्या है, जो है भी है वो अपना इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकता है, क्लाउड पे कॉमन ही इन्फॉर्मेशन रहेगी, वहाँ से डिलीट नहीं होगी, इट्स ऑन द क्लाउड, ठीक है ना। सो दिस इज काइंड ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड। सो बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, एंड ये भी सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्निकल है। इट इज़ कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्निकल, प्रैक्टिकल नहीं है, सिंपल, तुम्हें हर चीज़ का बस मतलब पता होना चाहिए लॉजिकली, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, नेटवर्क। सो व्हाट आर नेटवर्क, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया, फटाफट से चीज़ को पढ़ते हैं, जो भी समझाने वाली चीज़ होगी वो बता दूंगा। Computers are connected and can send information through together are network. They are connected to each other. This boosts efficiency and productivity in some computers within the network dedicated to file storage known as file servers. तो जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि क्लाउड के ऊपर हमारी फाइल्स होती थी। कई कंपनीज में क्या होता है, जैसे मेरी कंपनी में ब्रांचेस नहीं है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उसमें जैसे यहाँ पे लेट से कंप्यूटर्स, ध्यान से सुनना, लेट से देयर आर 7 कंप्यूटर्स। मैं चाहता हूँ कि हमारा एक मेन कंप्यूटर हो कि सारा डेटा जो है वो यहाँ पे स्टोर हो, इन सब में स्टोर ना हो। तो दिस इज कॉल्ड लाइक अ मेन कंप्यूटर और मेन सर्वर। तो मैंने क्या किया, लैंडलाइन के थ्रू, लीज लाइन के थ्रू बेसिकली मैंने इन सबको, केबल के थ्रू मैंने इन सबको कनेक्ट कर दिया। सो बेसिकली क्या है, ये सारी आपस में भी कनेक्टेड है, ये सारी आपस में भी कनेक्टेड है, सारी आपस में कनेक्टेड है ये, और ये सारी मुझसे भी कनेक्टेड है। तो वायर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, वायर मेरी एक ही सब में जाएगी, एक वायर यहाँ से निकल के इसमें 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 सब में एक एक वायर जाएगी बस, ठीक है। तो बेसिकली वायरिंग कैसे होती है इसकी मैं तुम्हें बताता हूँ। वायरिंग इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसे वायरिंग होगी कि मेन फ्रेम से हर सिस्टम में एक वायर चली जाएगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन इसने किसी को देनी है वो मेन फ्रेम के थ्रू इसको भेज सकते हैं, और जो भी डेटा स्टोर होगा वो सारी स्टोरेज हमारी मेन फ्रेम में होगी। दैट इज़ लाइक अ हार्ड ड्राइव, कि मेरी हार्ड ड्राइव जो है 1 2 3 5 20 टेराबाइट्स वो सारी यहाँ पे, इनमें कोई डेटा स्टोर नहीं हो रहा। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, लैपटॉप इनके पास भी है, जैसी ऑफिस में लैपटॉप अपना कनेक्ट किया वायर के साथ, सिस्टम से कनेक्ट हो गए, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डेटा स्टोर कर रहा है वो सारा इसमें हो रहा है, मेन फ्रेम के अंदर ही वो डेटा रह रहा है। दैट इज हमारा ये चीज़ जो हमें बता रहे थे कि विद सम कंप्यूटर्स विद इन द नेटवर्क डेडिकेटेड टू फाइल सर्वर नोन एज फाइल स्टोरेज नोन एज फाइल सर्वर। सो दिस इज अ फाइल सर्वर एंड अदर डेडिकेटेड सर्विसेज सच एज प्रिंटिंग। ये तो बच्चों वाली बात है कि अगर इनको प्रिंट निकालना है तो हर एक को अलग प्रिंटर देने की बजाय हमने नेटवर्क के साथ ही एक बड़ा प्रिंटर रख दिया, वो सीधा यहाँ से प्रिंट दें तो इस पे प्रिंट हो सकता है, ये प्रिंट दे यहाँ से प्रिंट हो सकता है, वो चीज़ है, कुछ खास नहीं है। अदर कुड बी चार्ज विद परफॉर्मिंग मेजर नंबर ऑफ क्रंचिंग टास्क। दीज सर्वर कंप्यूटर्स आर यूजुअली स्टोर्ड इन अ डेडिकेटेड रूम विद अ सिक्योर्ड लोकेशन। ऑफ कोर्स ये एक डेडिकेटेड रूम होगा, इसके लिए वहाँ पे बड़ा एसी होता है, क्योंकि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें इतना सारा स्टोरेज, इतना ज़्यादा काम हो रहा होता है, बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं, तो इनके प्रोसेसर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी हीट निकलती है इसमें से, तो वहाँ पे एक प्रॉपर एसी लगा होना चाहिए, काफ़ी जगहों पे लगा होता है, ठीक है ना। द मेन रीजंस आर रिसोर्स शेयरिंग, एग्जाम्पल फाइल शेयरिंग, शेयरिंग हार्डवेयर सच एज प्रिंटर, स्टोरेज इक्विपमेंट रिडक्शन, स्टोरेज रिक्वायरमेंट रिडक्शन, एग्जाम्पल स्टोरिंग शेयर्ड फाइल इनटू अ सेंट्रल सर्वर, कि रादर देन हर एक पर्सन अपने कंप्यूटर में डाटा सेव करे, सीधा मेन सर्वर में सेव कर दो। सॉफ्टवेयर कॉस्ट रिडक्शन, एग्जाम्पल सिंगल लाइसेंस ऑन सेंट्रल सर्वर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपना रखना है, तो रादर देन हर अलग अलग सिस्टम में एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज करने के, या फिर एक एंटीवायरस हर एक में परचेज करने के, मैंने सीधा अपनी स्टोरेज के लिए ही वो स्पेसिफिक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया। जिसको भी एक्सेस करना है वो यहाँ से स्टोरेज के थ्रू, इस सर्वर के थ्रू दे कैन एक्सेस दैट फाइल या दे कैन एक्सेस दैट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, किसी को भी अगर अकाउंटिंग करनी है सीधा इस ड्राइव में जाके यहाँ से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके ओपन करो एंड काम करना शुरू कर दो, अलग से हर एक को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल नेटवर्किंग। अब कुछ टर्म्स हमारी आती हैं, उन टर्म्स को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंट्रानेट। सो इंट्रानेट क्या होता है, ये मैंने तुम्हारे को जो भी बताया, दैट इज एग्जैक्टली इंट्रानेट। इंट्रानेट इज ऑर्गेनाइजेशन के लोग
आपस में अपने आप को कैसे कनेक्ट रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट. दे आर नॉट कनेक्टेड टू आउटसाइड. आउटसाइड किसी से कनेक्ट नहीं होते कि दे कैन लाइक सर्च फॉर एनी अदर कंपनी, गूगल, चैट जीपीटी, नहीं. इंट्रानेट मीन्स के हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. So cluster of computers can be networked through a form of organization's wide network. This is known as intranet and used to share information internally. Intranets are effectively private network. ये private networks हैं, कोई भी बाहर की organization इसमें से data नहीं ले सकती, किसका access सिर्फ इन systems के पास ही है. Potential application includes company newspapers, induction material, online procedure, policy manuals, employee web pages where individual post details, activities are in progress, internal database of corporate information store. बस सिंपल सी बात ही कह रहे हैं कि बेसिकली हमारा इंटरनेट होता क्या है. ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं. चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, तुम देखो सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है. तुम चाहो तो सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते थे, इसमें कुछ है ही नहीं चैप्टर में. आगे चैप्टर्स आएंगे जो डिफिकल्ट है, समझने वाले हैं, फॉर्मुलेज हैं, लर्निंग है. अभी तो कुछ स्पेसिफिक है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर. ठीक है ना. सो व्हाट इज वायरलेस टेक्नोलॉजी? सो वायरलेस टेक्नोलॉजी सबको पता है, इट इज़ वाईफाई. तुम सब तो वैसे ही पैदा ही वाईफाई चीज़ों से देख देख के हुए हो. जब तुम पैदा हुए वाईफाई फ़ोन्स ये सब वो सब, तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि पहले जो पीसीज होते थे वो पीसीज एक, जैसे तुम्हारे घर में लैंडलाइन भी शायद किसी के घर, बहुत कम स्टूडेंट्स के घर होगा, तो लैंडलाइन जैसे कनेक्ट होता था वैसे ही तुम्हारे पीसी के सिस्टम के पीछे यहाँ पे वो लैंडलाइन कनेक्ट होता था. लैंडलाइन से पहले नेटवर्क आता था, वाईफाई होता ही नहीं था. ब्लूटूथ भी बहुत बाद में आए. मतलब आई एम फ्रॉम द टाइम जब इन कंप्यूटर्स ही नहीं होते थे. धीरे धीरे कंप्यूटर्स आए, फिर इंटरनेट ऐसा आया, फिर स्पीड हमने तो 128 kbps स्पीड से भी काम स्टार्ट किया हुआ. मतलब इतनी सी स्पीड को भी हम तो उस टाइम बहुत फास्ट मानते थे. अब तो तुम्हें पता ही है 128 MB GB स्पीड आ गई है. ठीक है ना. सो दैट इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी. तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि तुम इसको एक बार बस रीड कर लेना. जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड. जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड. कुछ भी खास इसमें नहीं है, सबको पता है व्हाट इज़ अ वाईफाई. ठीक है. और कोई ऐसा टेक्निकल भी नहीं है कि वाईफाई की बहुत प्रॉपर डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए. नो, यू आर नॉट रीडिंग कंप्यूटर, यू आर नॉट स्टडिंग कंप्यूटर्स, यू आर स्टडिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ये सिर्फ ये बता रहे हैं, ये चैप्टर इसलिए बना है कि तुम्हें ये पता चले कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए हाउ कंप्यूटर्स जो हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं, हाउ दे आर यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होती कैसे है, कैसे वो हमारे को हेल्प करते हैं इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है. तो इसको एक बार प्लेन रीड कर लेना. कुछ इसमें गाइस खास नहीं है, दिस इज सिंपल वाईफाई. अब नेक्स्ट आता है हमारा दी इंटरनेट. अब इंटरनेट भी सबको पता है वाईफाई के थ्रू. इंट्रानेट जो हमने पढ़ा था, INTRA, इंट्रानेट हमने पढ़ा था जहां पे कंपनी के जो पीसीज हैं वो बस आपस में कनेक्टेड हैं, वो किसी और सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है. इंटरनेट होता है जहां ये सारे सिस्टम्स हमारे वर्ल्ड के कनेक्टेड सर्वर से भी जुड़े हुए हैं. दे कैन हैव एक्सेस टू अनलिमिटेड डेटा. जो भी डेटा हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, वी कैन हैव एक्सेस टू दैट डेटा. तो इंटरनेट मीन्स द ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स. Millions of computers are connected to this global networking. The internet is essentially a public network. It's not a private network. मैंने बताया है प्राइवेट नेटवर्क जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन कभी भी बाहर नहीं जाती. सो इंटरनेट इज़ ऑलवेज अ पब्लिक नेटवर्क. अब जैसे मैंने अगर यूट्यूब पे वीडियो कोई अपलोड की है तो वो वीडियो का एक्सेस जब मैं दूंगा, पब्लिक करूंगा, तभी सबको मिलेगा. वी गाइड पे भी जब तक तुम पे नहीं करोगे तुम्हें इन वीडियोस का एक्सेस नहीं मिलेगा. तो इंटरनेट का मतलब है तुम्हें वी गाइड ऐप हमने पब्लिक रखी हुई है, वो सारे डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए यू हैव टू पे. दैट इज़ नॉट पब्लिक टिल द टाइम यू पे. सो दिस इज इंटरनेट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क, hence allow communication with external stakeholders such as other businesses. जैसे हम नॉर्मली व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है, जिस अपनी प्रोफाइल पब्लिक की हुई है उनसे हम बात कर सकते हैं. प्राइवेट वालों की हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट मैसेज, उनसे बात नहीं कर सकते, उनका डिटेल्स नहीं ले सकते, है ना, वो चीज़ें. कंप्यूटर्स अक्रॉस दी वर्ल्ड कम्युनिकेट वाया टेली कम्युनिकेशन लिंक्स एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज थ्रू मेल, थ्रू असेसिंग. और ये छोड़ दो यार, क्या बच्चों वाली चीज़ है, मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें. चलो नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रानेट. अब एक्स्ट्रानेट क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना. इंट्रानेट,
इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन सिर्फ कंपनी के अंदर ही शेयर होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर कंपनी की नहीं जाती, दैट इज इंट्रानेट। इंटरनेट मीन्स कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू पब्लिक सर्वर्स, जहाँ से वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी पब्लिक है उनसे बात कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रानेट क्या होता है? इट इज़ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इंटरनेट। तो जैसे ऑफिस में मेरे ये पीसीस थे, ये 5 पीसीस थे, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड उनका किसी भी बाहर वाली कंपनी के साथ एक्सेस नहीं है। अब लेट्स से एक दूसरी कंपनी, दिस इज़ वन कंपनी, ये सारे कंपनी का पार्ट है, कोई दूसरी कंपनी है जिसमें 2 सिस्टम्स हैं, ये कंपनी इनको या इनके लिए अकाउंटिंग कर रही है। ये जो कंपनी है, ये वाली जो कंपनी है, वो अकाउंटिंग कर रही है इस कंपनी की। ये जो कंपनी है ये अकाउंटिंग कर रही है इस कंपनी की। अब इस कंपनी के सारे सिस्टम का एक्सेस, सारे डेटा का एक्सेस सिर्फ आपस में वो शेयर करते हैं, बाहर वालों के साथ तो शेयर करते नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कंपनी इसके साथ कनेक्टेड है किसी तरह से, ये उसकी अकाउंटिंग कर रही है, सो दिस कंपनी विल नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सिस्टम्स, तो दे ऑल्सो हैव अ कनेक्ट विद दिस सिस्टम, कि जहाँ से वो इंफॉर्मेशन अपनी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि इनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक है, कोई भी देख सकता है, नहीं, जिनको हमने अलाउ करा है सिर्फ वो ही ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। सो एक्स्ट्रानेट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट दैट ऑथोराइज्ड पार्टी आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस using a username and password. They are useful mean of business partner to share information, that is extranet. So intranet means जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही शेयर होती है। एक्स्ट्रानेट मीन्स जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी थर्ड पार्टी को हम जब अलाउ करेंगे किसी रीज़न की वजह से, उसी को एक्सेस मिलेगा, जनरल पब्लिक को एक्सेस नहीं है। और इंटरनेट मीन्स वो डेटा जो पब्लिक है, जिसका एक्सेस सारे कंप्यूटर्स में होता है। ठीक है, तो दिस इज इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आई थिंक तुम सबको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो एग्जाम्पल इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का देता हूँ, जैसे गूगल ड्राइव या गूगल शीट्स। सो वाई इट इज़ कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ कि गूगल शीट, जैसे हमारी जो स्टूडेंट्स प्रोग्रेस शीट है, उसके लिए तुम्हें किसी लीज लाइन की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से वायर के थ्रू वी गाइड से कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड अ इंटरनेट, तुम्हारे पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए। तुम इंटरनेट से कनेक्ट करके इन क्लाउड्स का एक्सेस ले सकते हो। और कैसे ले सकते हो? क्योंकि हमने तुम्हें इसका एक्सेस दिया हुआ है। तो कैन सिंपली थ्रू द इंटरनेट ओपन दी शीट, यू कैन फिल अप देयर इन योर इन्फॉर्मेशन जो भी तुमसे पूछी गई है, एंड यू कैन सबमिट इट। दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग दिस इज द प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, जनरल एप्लीकेशंस एंड डेटा सेंटर्स ओवर अ नेटवर्क, यूजुअली इंटरनेट. Google is one of the most prominent company offering services. Softwares and storages for a user or an organization account will exist on the service provider computer cloud rather than on others users organizational computer. कि Google, अब जैसे हमारी जो फाइल्स हैं, वो सारी हमारी जो फाइल्स हैं, जैसे हम तुम्हें जो वीडियोज़ हैं, काइंड ऑफ तुम ये मान के चलो ये सारी हमारी गूगल ड्राइव पे स्टोर्ड है, गूगल ड्राइव पे स्टोर्ड है. सो गूगल ड्राइव कोई हमारे सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क नहीं है, इट्स नॉट अ हार्ड डिस्क. हमने खुद ये सारी इंटरनेट के थ्रू गूगल ड्राइव पे हमारे आईडी में सारी स्टोर की हैं, एंड हमने तुमको एक्सेस दिया है कि तुम हमारी आईडी में जाके लॉगिन करके पासवर्ड डाल के तुम ये ड्राइव्स, ये वीडियोस को देख सकते हो. दैट इज़ लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? पहला, रिड्यूस्ड आईटी कॉस्ट, कि इसके लिए हमारे को बहुत ज़्यादा हार्डवेयर्स की ज़रूरत नहीं है. एक सिंपल सिस्टम भी हो उससे भी तुम ये सारे काम कर सकते हो. ठीक है ना, तुम्हारे को कोई बहुत ज़्यादा जीबी स्टोरेज वगैरह नहीं चाहिए, या फिर क्लाउड पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी तुम स्टोर कर सकते हो. जो कोई भी पर्सन है
वो सिंपली इंटरनेट के थ्रू वो सॉफ्टवेयर्स भी रन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आई थिंक जियो ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जहाँ पे तुम ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेल सकते हो, बहुत ज़्यादा गेम्स, और काफ़ी हैवी गेम्स जो नॉर्मली अगर तुम अपने पीसी में चलाओगे तो चलेंगे ही नहीं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है। तुम्हारे पास सिंपल सिस्टम भी है, तुम सिंपल सिस्टम में से भी वो सारी गेम्स खेल सकते हो जियो नेटवर्किंग के थ्रू, क्योंकि वो सारी गेम्स उन्होंने क्लाउड पे स्टोर करी हुई, ठीक है ना। सो इट्स रिड्यूस IT कॉस्ट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अपग्रेड्स मे बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स देयर इज नो नीड फॉर एक्सपर्ट स्टाफ, सेफ स्टोरेज, एग्जाम्पल बैकअप स्टोर्ड इन द क्लाउड हेल्पिंग सपोर्ट बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। अब जैसे ये सारी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे फोल्डर में भी हैं, हमारे सिस्टम में भी हैं, और हमने इन सब का एक्सेस गूगल ड्राइव पे भी, हमने इन सारी फाइल्स को गूगल ड्राइव पे भी सेव कर दिया कि कल को इन केस किसी रीज़न से हमारे जो ये वीडियोज़ हैं वो डिलीट हो जाए तो हमारे पास एटलीस्ट इन सब का एक्सेस हो। जैसे मैं तुम सबको एक एग्जांपल देता हूँ, देयर इज़ अ यूट्यूब पेज बियर बाइसेप्स, ठीक है ना। ये जो पेज था दैट वाज फॉर रणवीर। सो रणवीर बहुत सारे पॉडकास्ट करता था और वो सारे पॉडकास्ट अपने बियर बाइसेप्स पे स्टोर करता था। तुमने काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखोगे, काफ़ी सारे एक्टर्स, काफ़ी पॉलिटिशियंस इसके पॉडकास्ट में आते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो बियर बाइसेप्स है वो हैक हो गया है एंड इट्स बीन हैक्ड एंड सारी वीडियोज़ वहाँ से डिलीट हो गई हैं। आई डोंट नो हाउ ही विल गेट इट बैक, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल मैंने क्यों कोट किया, अगर रणवीर, अभी मुझे पता नहीं प्रैक्टिकली क्या है, बट लेट्स से रणवीर के पास 2500 वीडियोज़ थी, वो सारी वीडियोस उसने डायरेक्टली बनाई और यूट्यूब पे अपलोड कर दी, और अपलोड करने के बाद वो सारा अपनी सिस्टम से डिलीट कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें अपने सिस्टम से डिलीट कर दी। अब हुआ क्या, ही सिंपली रिलाइंग ऑन जो यूट्यूब पेज है कि यूट्यूब हैक हो गया, उस वजह से क्या हुआ, वो सारी वीडियोस डिलीट होगी। अगर उसके पास ये वीडियोस नहीं रखी तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट दोज वीडियोस बैक, पॉसिबल ही नहीं होगा, उसको सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने अपने क्लाउड पे, गूगल पे, कहीं पे वो सारी वीडियो स्टोर करी होती तो उसको दिक्कत ना आती कि वो उन वीडियोस को दोबारा अपलोड कर दे, ठीक है, वीडियोस हटकी कोई बात नहीं, दोबारा अपना पेज बना के अपलोड कर दे और इंस्टाग्राम वगैरह सब जगह बता दे कि ये मेरा नया पेज है। दैट इज़ लाइक अ सेफ स्टोरेज जो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी इसमें हेल्प करती है। क्या ये हैक हो सकते हैं? येस, देयर आर चांसेस कि तुम्हारा गूगल ड्राइव ही हैक हो जाए, तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि तुम बहुत सिक्योर पासवर्ड इसमें डालो, अलग अलग 3-3 आईडीज़ बना लो, अगर तुम्हारे पास इतना डेटा है 3-3 आईडीज़ बना के अपना डेटा शेयर कर लो, ताकि अगर एक भी हैक हो दूसरी जगह पे भी तुम्हारा डेटा हो। नेक्स्ट, इम्प्रूव एक्सेस, एग्जाम्पल फाइल शेयरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स विद अकाउंटेंट्स और एक्सेस स्टाफ वर्किंग फ्रॉम होम। के क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि देयर वाज अ कंपनी इन विच आई वाज वर्किंग, ईजिली मैं कंपनी का डेटा एक्सेस कर सकता था कहीं से भी बैठ के, आई जस्ट नीड अ सिंपल इंटरनेट, दैट इज इम्प्रूव्ड एक्सेस, दिस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। चलो, अब क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद एक काम करते हैं, आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग, काफ़ी वीडियो बड़ी बन गई। क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन। ओके, कंट्रोल ओवर जनरेटिंग, ये हमारा टॉपिक है, सिंपल थ्योरी है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। ओके, डेटा विजुअलाइजेशन, ये वैसे एमए के टॉपिक्स है बट मैं यहाँ अच्छे से समझा दूंगा, और चैप्टर ख़त्म। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल फिनिश दिस चैप्टर। तो ये तुम चाहो तो एक ही दिन में दोनों वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि इसकी कुछ प्रैक्टिस तो करनी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे को बहुत फॉर्मुलेज लर्न करने, सो सिंपली वॉच द वीडियो, अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सेकंड चैप्टर करने के बाद देन मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा कि एग्ज़ाम किट में इसके कैसे क्वेश्चंस हैं और किस टाइप से हम इसके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बाय गाइस, टेक केयर।